नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 6 की, जिसका नाम ब्रिटिश राज के अधीन भारत। हमने बच्चों देखा था कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई। कंपनी को लगा कि ऐसा लगा कि जो है कि भारत से उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। और जब ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कंपनी को जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधने की स्थिति आ गई, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन की महारानी ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया भारत की, और उन्होंने कहा कि अब हम चलाएंगे सत्ता और हम जैसे चाहेंगे वैसे भारत का क्या है शासन संचालित करेंगे। तो वो 7-8 हज़ार किलोमीटर बैठी जो रानी थी, जिनका नाम महारानी एलिजाबेथ था, महारानी विक्टोरिया था, वो अब भारत का क्या कर रही थी, शासन का संचालन कर रही थी। अब एक चीज़ अब ये आपके दिमाग में आएगा कि भारत का शासन संचालन वो कैसे कर सकती हैं। उन्होंने एक अपना दूत नियुक्त किया था जिसका नाम भारत सचिव था। तो वो उनको सूचनाएं देता था कि भैया जो है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये कानून की ज़रूरत है भारत में, ये अधिनियम की ज़रूरत भारत में। तो ब्रिटिश संसद उसे पास करती थी और कहाँ आता था, भारत में उसका लागू हो जाता था वो। तो इस तरह से जो है कि शासन संचालन आगे बढ़ा। फिर हमने देखा कि जो है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों ने अपनी समिति बैठाना शुरू किया कि भाई विद्रोह हुआ तो हुआ क्यों, क्या कारण था, कैसे विद्रोह हो गया इतना बड़ा। तो पहला तो उन्होंने निकाला कि भाई जो हम लोगों ने ये सहायक संधि और हड़प नीति के तहत जिन राज्यों को, भारतीय राजाओं को हटाया हुआ है, जिनके राज्य को छीना हुआ है, ये सब हमारा जो है विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने घोषणा की और ये कहा कि जितने भी भारत के नवाब हैं जो अभी स्वतंत्र रूप से हैं, केवल वो स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, लेकिन वो ब्रिटिश महारानी के अधीनता में रहेंगे। वो स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, उन्हें भारत में जो कंपनी का शासन है उन्हें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरा ये हुआ कि भाई जो भारत में राजनीतिक मांग बढ़ने लगी, भारत में ये हुआ कि भाई हमको भी शासन में भागीदारी दो, हमें भी राजनीतिक पद दो। तो स्थानीय स्वशासन का विकास किया गया, हमने देखा। फिर लोक सेवा आयोग के भाई जो ऊंचे ऊंचे पद, डीएम है, एसडीएम है, जो वित्त सचिव होता है, और जो है कि आयकर अधिकारी होते हैं। अब वहाँ पर क्या हो गया कि देखेंगे कि इंग्लैंड का वर्चस्व था, इंग्लैंड के नागरिक नियुक्त होते थे, भारत में ही भारत के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए प्रावधान किया गया कि भाई भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर हम देखेंगे कि सेना का पूरा गठन कर दिया कि सेना में जो है अगर 2 भारतीय हैं तो उस पर एक कौन रहेगा, ब्रिटिश का सिपाही रहेगा, ताकि भारतीयों को क्या करे, भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। वरना जैसे 1857 का विद्रोह एक बार और हुआ तो इतनी हिम्मत ब्रिटेन के पास नहीं है कि वो भारत की जनता को कंट्रोल कर सके या दबा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या किया, बढ़ा दिया। पुलिस व्यवस्था लेके आए। अभी तक सेना नियंत्रण कर रही थी, अब पुलिस लेके आए। पुलिस के माध्यम से क्या होगा, गांव हो गया, चौराहा हो गया, तहसील हो गया, जिला हो गया, उस पर क्या पुलिस के माध्यम से नियंत्रण शुरू कर दिया। सेना बाहरी देशों से लड़ती थी, या सेना को बहुत जब विद्रोह हो जाता था तब आवश्यकता होती थी तो सेना आती थी, नहीं तो जो है सेना अपना बाहर काम करती थी। पुलिस जो है वो गांव, जिला, ब्लॉक, यहाँ पर जो है कि धाओं जमा के लोगों को डराती धमकाती थी और वसूलती थी। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि अगला जो आज पढ़ाएंगे वो सैन्य संगठन है। अब देखिए हुआ क्या, हमने सेना को देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम आज पढ़ाएंगे न्यायिक संगठन। न्यायिक संगठन, ये न्याय व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया। कहा कि ऐसा है कि अगर ब्रिटेन को भारत पे शासन करना है तो शासन इस तरह का होना चाहिए ताकि वो भारतीय जो है जनता का दमन कर सके और ब्रिटेन के हित में क्या है निर्णय दे सके। इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने न्यायिक व्यवस्था का जन्म दिया। ऐसा उनका उद्देश्य कुछ नहीं था कि भारत में न्याय व्यवस्था को डेवलप करना, कि ताकि भारत की जनता का जो है कि जो आम लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके, या आप भारत के गरीबों को न्याय मिल सके। ऐसा कुछ उद्देश्य उनका नहीं था। उनका मेन उद्देश्य था कि
किस तरह से न्यायालय में भारतीयों को दोषी ठहराया जा सके, फांसी दी जा सके, उम्र कैद दी जा सके, उनका दमन किया जा सके और यूरोप के जो नागरिक हैं और यूरोपीय लोग हैं उनका संरक्षण किया जा सके। तो इसलिए न्याय का क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखिए क्या भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। भाई भारत में जो न्याय व्यवस्था थी वो आप देखेंगे शरीयत पर आधारित थी, मनुस्मृति पर आधारित थी, और जो है कि बहुत सारी याज्ञवल्क्य स्मृति थी, उस पर जो है कि न्याय दिया जाता था, उन कानूनों के आधार पर न्याय दिया जाता था। और फिर जब मुस्लिम आए तो मुस्लिमों ने शरीयत और हदीस लेके आए, तो उनके जो नियम कानून थे उसके आधार पर उन्हें सजा दी जाती थी जो अपराध करता था। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। हमने ये बता दिया। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे। मतलब शुरू में अंग्रेज आए तो उन्होंने मुस्लिम जो कानून था मुस्लिमों पर लागू करते थे, और जो हिंदू कानून था जैसे मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया और बहुत सारी स्मृतियाँ थी, उनके आधार पर निर्णय लेते थे या न्याय करते थे जनता से। तो बाद में उनको धीरे धीरे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत पुरानी व्यवस्था है, भाई स्मृति पता नहीं कब लिखी गई, कुरान कब लिखा गया, नया कुछ लेके आने की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानून की एक नई प्रणाली विकसित की, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया। मतलब उन्होंने जो ये भारत के पुराने कानून थे उनको क्या किया कि संहिताबद्ध किया, एक पुस्तक लिखी कि ताकि अब इस पुस्तक के आधार पर उनका क्या है न्याय दिया जा सके। भाई जैसे जो शास्त्र होते थे, जो पंडित विद्वान जो हमारे यहाँ न्यायाधीश होते थे, वो इन्हीं पुराने ग्रंथों को पढ़े रहते थे और उसी के आधार पर किसी को सजा या किसी अपराधी को दंड देते थे। तो अब इसमें क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी सजाएं थी जो अमानवीय थी। अमानवीय इसलिए थी, अब किसी को जो है कि कोई जैसे मान लीजिए सजाएं मुगल काल में ये थी कि किसी अगर व्यवसायी की आपने हत्या कर दी है तो आपका हाथ काट लिया जाता था, आपने किसी की हत्या की है तो आपका गला काट दिया जाता था। तो ये अमानवीय था और इसमें जो है कि मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ब्रिटिश चाह रहे थे कि नहीं ऐसी कानून, ऐसी जो है कि न्यायिक प्रक्रिया हो ताकि लोगों को मानवीय रूप से दंड मिल सके। अब इसके बाद तत्कालीन कानून को संहिताबद्ध किया गया। भाई जो कानून थे उनको एक पुस्तक के रूप में ढाला गया। अब देखिए इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, ना कि शासक की इच्छा के अनुसार। ब्रिटेन ने ये धारणा लेके आए, ब्रिटेन ये जो है कि अवधारणा प्रस्तुत किया कि अब कानून जो है वो शासन कानून के अनुसार चलेगा, कि जैसा हमने ये संहिता लिखी हुई है या हमने ये संविधान लिखा हुआ या कानून बनाया हुआ है इसी के अनुसार शासन चलेगा। ये नहीं कि शासक जो कहते, नवाब कहते कि भाई इनको मृत्युदंड दे दिया जाए, तो वो चाहे चोरी किया हो चाहे हत्या किया हो मृत्युदंड दे दिया जाए। उनको ऐसा नहीं है, जो कम जो है कि गुनाह किया हुआ है उसको कम सजा मिलेगी, जो अधिक गंभीर गुनाह किया हुआ उसे मृत्युदंड या उम्र कैद दिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। मतलब अब ये हो गया कि जैसे पहले था कि ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण किसी व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसको क्या होता था कि देश निष्कासित कर दिया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती थी, उसको जो है कि कैद नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से अगर जैसे कोई शूद्र है वो अगर किसी को छू दे तो भी अपराध माना जाता था, यहाँ तक कि कई बार उनको मृत्युदंड दे दी जाती थी। तो इस कारण से अब क्या कर दिया गया कि अगर किसी की हत्या हो रही है तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो भी हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो है हरिजन हो, चाहे जिस जाति का हो, उसको क्या होगा, बराबर सज़ा मिलेगी। अगर हत्या किया है तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। मतलब जाति धर्म के भी आधार पर भेदभाव नहीं कि मतलब इस हिंदू के लिए अलग नियम है, मुस्लिमों के लिए अलग नियम है, या उच्च वर्ग के लिए अलग नियम है, निम्न वर्ग के लिए अलग नियम है। नहीं, सबके लिए एक तरह का नियम था कि अगर चोरी कर रहे हैं तो अगर सबको 5 वर्ष की सज़ा है तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो, उसको 5 वर्ष की सज़ा सबको मिलेगी। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल रखती थी।
हमने बताया कि ब्राह्मण अगर है तो उनको सज़ा नहीं दी जाती थी। अगर वो किसी की हत्या कर देते थे तो उनको देश से निष्कासित कर दिया जाता था, बस इतना ही। ये नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए या उसको फांसी दे दी जाए। इसी तरह से अगर शूद्र व्यक्ति है, छोटी से छोटी अगर जो है कि गलती वो कर दिया था तो उसे फांसी दे दी जाती थी। ऐसे जैसे यदि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी। हमने ये बता दिया है। फिर आगे देखते हैं। व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। भाई अब न्याय व्यवस्था थोड़ा सा क्या हो गई थी, व्यवहारिक हो गई थी। व्यवहारिक इसलिए हो गई थी कि अब आप क्या करेंगे, आप जिला अदालत में जाएंगे, वकील करेंगे, वकील आपकी जिरह करेगा, वकील आपसे फीस वसूलेगा, फिर आप फीस वहाँ पर देंगे, फिर जिला के बाद आप हो सकता है कि हाई कोर्ट जाएँ तो हाई कोर्ट में आप वकील करेंगे, वहाँ पैसा फूकेंगे। तो जो न्याय पाने की व्यवस्था थी वो तो मतलब समानता आ गई, लेकिन वो बहुत खर्चीली हो गई। क्योंकि एक मैटर सुनने में आप जानते होंगे कि कहते हैं कि कोर्ट में जो जाता है वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज केवल तारीख पे तारीख देता चला जाता है और एक जो गुनाहगार होता है वो भी बेचारा भोग रहा होता है, और जो बेचारा जो है पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है वो भी बेचारा झेल रहा होता है। वो सोचता है कि हम काहे केस कर दिए, और जो अपराध किया है वो सोच रहा होता है कि हम काहे अपराध कर दिए। क्योंकि कई बार ये हो जाता है बच्चों, एक एक मैटर में भारत में हम लोगों ने देखा है कि अपराध जैसे उसने कुछ छोटा किया, चोरी किया है या ऐसा कुछ अपराध किया है, पता लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वकील कर सके, और उसको जमानत तक नहीं मिल पाती है, और हो सकता है कि उसी जेल में उसकी मृत्यु हो जाए। जबकि चोरी के लिए बहुत अधिक से अधिक 5 साल, और बड़ी चोरी है तो ज़्यादा 2-3 साल या 6 महीने ऐसी सज़ा है, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो व्यक्ति वकील कर सके और उसको छुड़ा सके, और इसलिए वो क्या है, जीवन पर्यंत सज़ा काटता रहता है, और फाइल उसकी लगी रहती है, आज तारीख कल तारीख, आज तारीख कल तारीख चलता रहता है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही स्थापित की गई न्यायिक व्यवस्था थी। लेकिन अच्छाई ये थी कि अब अमीर गरीब, चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, सबको क्या हो गया, समान कर दिया गया कि अब सबको समान जो है कि अवसर मिलेगा कि वो न्याय मांग सके। अब वित्तीय प्रशासन, अब अंग्रेज़ों को ये लगा कि हम वित्तीय सुधार की तरफ जाएं, क्योंकि जो किसानों का 1857 की क्रांति में संघर्ष था, अंग्रेज़ों ने ये विचार दिमाग लगाया कि यार किसान इसमें क्यों शामिल हो गए। उन्होंने विचार, भाई अंग्रेज दिमाग से तो काम करते थे, तो उनको लगा कि ये किसान काहे हमारे विरुद्ध हो गए हैं। उनको लगा कि ये जो जमींदारों को हमने अधिकार दे दिया है वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। अब किसानों का जब शोषण कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमको ये दोषी मानते हैं कि अंग्रेज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में राजाओं का सहयोग कर दिया है। तो अब वित्तीय प्रशासन में सुधार क्या करेंगे, देखिए सन 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। बजट मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक साल में जितनी किसी देश की आय हो रही है और जितना उसका खर्च हो रहा है उसको हम बोलते हैं बजट। आप दूसरी तरह से समझ लीजिए कि अगर आपका घर है, घर में 2 लोग 3 लोग कमाने वाले हैं, तो जिनकी जितना उनका वेतन मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं घर में आय हो रही है हमारी इतनी। मान लीजिए अगर पापा आपके 10,000 कमा रहे हैं, चाचा आपके 10,000 कमा रहे हैं, आपके भैया 10,000 कमा रहे हैं, तो 30,000 रुपया हुआ, और खर्च आपके यहाँ कितना हो रहा है 15,000 रुपया। तब आपके कितना हज़ार रुपया पैसा बचा, तो 15,000 रुपया आपके पास शेष रह गया, उसी को हम बोलते हैं बजट। अब देखिए कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। मतलब ये कहा गया कि भाई केंद्र सरकार पैसा अलग खर्च करेगी, वो अलग कर की उगाही करेगी, और राज्य सरकार क्या है, अलग पैसा खर्च करेगी और अलग राज्य की कर की उगाही करेगी। तो डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। मतलब डाकतार से जो कर प्राप्त होगा, रेलवे से जो हमें पैसा लाभ प्राप्त होगा, अफीम से जो लाभ प्राप्त होगा, नमक से जो प्राप्त होगा, और जो आयात निर्यात हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो कहाँ, केंद्रीय खजाने में जाएगा।
वो केंद्रीय खजाने में जाएगा। और भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। वह भू राजस्व वही जो किसी की ज़मीन है, ज़मीन से जो लगान प्राप्त हो रही, खेती से जो लगान प्राप्त हो रही उसे। आबकारी मतलब जो है ये जो नीतियाँ बनाने वाली है, नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, आबकारी नीति जैसे हम कहते हैं कि कोई शराब नीति बना रहा है, कोई स्वास्थ्य नीति बना रहा है, इनको आबकारी नीति बोला जाता है। तो इन नीतियों में जो पैसा आ रहा है बनाने में, इस पर कौन, केंद्र और प्रांत दोनों में पैसा बांट दिया जाएगा। इससे मिलती जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। आज भी आप देखेंगे केंद्र कुछ पैसा लेता है, लगाता है और खर्च भी करता है, और राज्य सरकार भी कुछ पैसा कर के रूप में प्राप्त करती है और खर्च भी करती है। और कई बार दोनों पैसा केंद्र सरकार लेता है और केंद्र और राज्य दोनों में बांट दिया जाता था। अब देखिए, अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया है। भैया मुकदमा चला, अभी जब तो मुकदमा चलाओ खातिर स्टाम्प लगा भैया 10 रुपये की स्टाम्प खरीदा, 50 रुपये की स्टाम्प खरीदा, इस पर भी सरकार टैक्स लगावे। फिर एक बात देखा, 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। कि मतलब 1892 का जो अधिनियम था वो मनी भैल की जौन बजट हुए, जौन आय और व्यय के ब्यौरा हो, ऊपर जौन विधान परिषद हो उसके सदस्य क्या करें, विचार विमर्श कर सकें, ऊपर चर्चा कर सकें। अब अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। अब अंग्रेज थोड़ा सा आगे और बढ़लन कि ऐसा है कि भाई अभी तक हम लोग कह रहे थे कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, लेकिन अब इन्हें का अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। अगर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देबा तो इन्हें का हो, शरीर से तो काला रही हैं लेकिन दिमाग से गोरा हुई हैं। इन्हें मैकाले यह कहा है कि भारतीय जो है वो हम अंग्रेजी में शिक्षा देंगे तो वो शरीर से तो अभी सांवले हैं, काले हैं, लेकिन वो विचार से गोरों की तरह मेल खाएंगे और इस तरह से वो कभी विद्रोह भी नहीं करेंगे। वो हमारी बात से, हमारे विचार से सहमत होंगे। भाई विद्रोह कब होता है, जब विचारों से असहमत हो। अब देखिए, अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। हमने अभी ही बताया बच्चों कि मैकाले ये कह रहा था कि जो अगर भारतीयों में हम लोग शिक्षा का प्रसार करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो वो क्या है, शरीर से तो काले हैं लेकिन दिमागी रूप से गोरों की तरह, अंग्रेजों की तरह सोचने लग जाएंगे। और जब अंग्रेजों की तरह सोचने लग जाएंगे तो अंग्रेज और भारतीयों का जब दिमाग है एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो वो जो भारतीय हैं वो किसके समर्थक हो जाएंगे, वो अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे। और जब अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे तो आज नहीं 20 साल, 200 साल, 300 साल तक हम भारत पे क्या कर देंगे, आसानी से राज कर सकेंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। उसने कहा कि भाई अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दो ताकि जन जन तक ही अंग्रेजी पहुंच जाए। जब अंग्रेजी पहुंच जाएगी तो लोग हमेशा जो है कि अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से वो अंग्रेज़ों से मेल खाते रहेंगे। तो इसलिए उसने जो है कि अंग्रेजी को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया, बहुत वो जो है कि प्रोत्साहन करता था। और उसका उद्देश्य ये था कि जब अंग्रेजी से लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, वो ब्रिटिश के समर्थक होंगे। और ब्रिटिश जब समर्थक होंगे तो हम 100-200 साल तक आराम से भारत पर शासन करेंगे। वो 1-2 दिन के लिए नहीं दिमाग लगा रहे थे, वो 100-200 साल के लिए दिमाग लगा रहे थे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफ़ी सीमा तक सही निकला, और वो उसका जो अनुमान था, जो उसका दृष्टिकोण था, वो काफ़ी हद तक सही निकला। पाश्चात्य शिक्षा मतलब बच्चों यही होता है कि जो पाश्चात्य शिक्षा मतलब बच्चों ये होता है कि पुरानी शिक्षा, जो पुराने तरह के जो मदरसों में चलती थी, जो हमारे मठों में शिक्षा दी जाती थी, उसको जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उसको पाश्चात्य शिक्षा बोलते थे। ठीक है। कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब एवं मदरसे थे।
मतलब पुराने तरह की व्यवस्था, मदरसों में शिक्षा दी जा रही थी, मकतब होते थे, प्राइमरी विद्यालय, ये मुस्लिम विद्यालय होते थे, गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही, पाठशाला में शिक्षा दी जा रही है। कोई मतलब जो है आधुनिक कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। मतलब जो अभिजात बोले रहे बच्चों की, जो ऊंची जाति के, जैसे ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, ये सब ऊंची जाति के लोग बोले जाते हैं। तो ये अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग के लोग जो थे, इन्हीं को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन ये निम्न जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनको ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था और इनके पास पैसा भी नहीं था, इतनी कुव्वत भी नहीं थी कि ये शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। देखिए, उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान के अध्ययन करते थे। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, फारसी सीख रहे हैं, कानून, तर्कशास्त्र, तर्क वितर्क कर रहे हैं, व्याकरण सीख रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान का अध्ययन करते थे। भाई जब इतना सब कोई पढ़ लेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी हो जाएगा तो वो समाज को दिशा देने लग जाएगा, समाज को समझने लग जाएगा, समाज कैसे चल रहा है, समाज किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब जो कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वही बुर्बक बना रहेगा, और नहीं तो जो पढ़ लिख लेगा वो तो जो है बुद्धिमान हो जाता है, सर्वगुण संपन्न हो जाता है, वो समाज को दिशा देने लगता है। तो लोग इससे क्या होगा, सब सोचते हैं कि पढ़े लिखे हमारे साथ कम हो, अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि अनपढ़ों को समझा लेना बड़ा सरल काम होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कोई भी देश ये चाहता है कि शिक्षा में कम से कम खर्च करना पड़े, ताकि जो अनपढ़ रहें, ताकि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगला लें, वोट पाकर हम क्या करें, विजयी बन जाएं। और अगर पढ़ लिख लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे, वो अपने आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे, और क्या होगा, फिर हम उनको घुमा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन जो राजनेता हमारे हैं, जो नेता हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी जनता शिक्षित हो जाए। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चलती रही। मतलब ये जो मठ थे उसी में शिक्षा चल रही, गुरुकुल में उसी में शिक्षा चल रही है, पंडित जी पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में, कोई अनुसूचित जाति का, वैश्य जाति का जा नहीं पाता था, वहाँ पर ये स्थिति थी। मकतब है, मदरसे हैं, वहाँ भी ऊंची जाति के लोग पढ़ते थे। तो इस तरह से देखेंगे कि शिक्षा का अवसर केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए, पाश्चात्य जगत के नवीन विचार, जो पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी देश मतलब ब्रिटेन होगा, यूरोप है, इनके विचारों को, इनकी जो दर्शन है, इनकी जो आधुनिक शिक्षा है, क्योंकि आप देखेंगे कि तर्क वितर्क करने की शिक्षा कहाँ ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई। फिर इसके बाद विचार जैसे स्वतंत्रता, समानता, इन सब की बात ब्रिटेन में होने लग गई। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, भारतीय जब शिक्षित होने लगे, जब अंग्रेजी में उनको शिक्षा प्राप्त करने लगे, तो वे भी इस पर विचार करने लगे, बात करने लगे। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। अंग्रेज भी ये चाहते थे कि ये गुलाम तभी बने रहेंगे जब ये ब्रिटेन में जो शिक्षा दी जा रही है वो अगर पढ़ेंगे, तभी ये जो गुलाम हमारे बने रहेंगे। इसीलिए वो देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा देते हैं। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ, इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इस अंग्रेजी के शिक्षा के प्रसार के लिए केवल आप देखेंगे कि सरकार योगदान नहीं कर रही थी, ईसाई जो मानने वाले थे वो भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को हम शिक्षित करके ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेंगे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित करना है। और उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले, मतलब अच्छे विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल खोले, जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती थी, जहाँ सभी को शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसे विद्यालय जब खुले तो भारत में शिक्षा का धीरे धीरे क्या हो गया, प्रसार होने लग गया। अच्छा, अंग्रेज ये सोचते थे कि भारतीय जो है अपंग होंगे, वो ब्रिटेन के समर्थक होंगे। लेकिन भारतीय जब धीरे धीरे पढ़ने लग गए, जब धीरे धीरे समझने लग गए, तो उनको अपने देश के प्रति देशभक्ति जगनी शुरू हुई, जिसे राष्ट्रभक्ति कहते हैं। और जब राष्ट्रभक्ति लोगों में जगना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो उन्होंने इसी शिक्षा व्यवस्था को
अपना आधार बनाकर अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। उन्होंने अपने अधिकार की मांग करने लगे कि भाई हमारा देश है तो हम शासन करेंगे, हमारा देश है तो हम नौकरी करेंगे, ऊंचे पद पर कौन बैठेगा, हम बैठेंगे, हमारा देश है, सरकार हमारी होनी चाहिए। तो जब ये मांग करने लगे तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमने जो है शिक्षा तो क्या किया, फैलाया अपने लिए था कि हमारा हित हो जाएगा, लेकिन भारतीयों ने इसका उपयोग किसके, अपने हित में कर लिया। और इस तरह से आप बच्चों देखेंगे कि शिक्षा ने धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद जगाया और राष्ट्रवाद जगाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेज़ों को 1947 में भारत से भागना पड़ा। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।